हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं संकल्प टू फिजिक्स जर्नी। ये बहुत ही खूबसूरत चैनल है। इस पर मैं क्लास 10th 11 12 का मैं फिजिक्स का कंटेंट पर्टिकुलरली मैं डालता रहता हूँ और केमिस्ट्री का भी मैं कंटेंट क्लास 10th लेवल पर डालने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप इसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आपको मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द resistance and the factor on which resistance of the conductor depends. In today's class, we are going to discuss about the combination of resistance. Do you know what is the resistance? Resistance is a kind of property of a material due to which it opposes the flow of charges. ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो उसके रास्ते में ये एक अपोजिशन क्रिएट करता है। तो ये अपोजिशन जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट होती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का जो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग का जो जर्नी होता है वो इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है चलते समय में। जब वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होता है कंडक्टर के अंदर में तो काफ़ी कोलिजन वगैरह होता है, काफ़ी टक्कर, ये उससे टकराया वो उससे टकराया। तो कोई इलेक्ट्रॉन कितना स्मूथली कंडक्टर से पास करेगा वो डिपेंड करता है कि कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ सकता है। अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा थोड़ा स्मूथली फ्लो करेगा, है ना। तो पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ को भी डिस्कस किया था। क्योंकि ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स ने क्या किया था, एक सेटअप तैयार किया था अपने लैब में। एक सेटअप तैयार किया, उसमें एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया, उसके एंड्स के जो कंडक्टिंग मटेरियल का जो एंड्स है उसके अक्रॉस में एक वोल्टेज अप्लाई किया। तो उसने ऑब्जर्व किया, उसने बार बार वोल्टेज को चेंज भी किया। पहले कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, उसके बाद उसने करंट को मेज़र किया एमीटर से, फिर उसके बाद उसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, फिर उसने करंट को मेज़र किया, फिर बढ़ा दिया, फिर उसने करंट को मेज़र किया। तो उसने पाया कि करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन है, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा है ना। तो उसने देखा था कि अगर मैं वोल्टेज को सपोज डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जा रहा था, वोल्टेज को आधा किया तो करंट भी आधा। जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रहा था उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा था। तो ये बताया कि V जो होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो फिर इसने एक कांस्टेंट लाया जिसका नाम है R। इसी R को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। V=IR एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि 10th क्लास का जो सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम को हम रिजॉल्व करेंगे, उसके पाथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप करने वाला, उसके रेजिस्टिव पाथ में किस ब्रांच में क्या करंट जाएगा, हम सारा इसी लॉ के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज अगर मैं देता हूँ एक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ये हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया और इसको हमने किसी वोल्टेज से क्रॉस करके किसी वोल्टेज से हमने लगा दिया। 2 वोल्ट का सपोज बैटरी है, मान लेते इसने करंट दे दिया 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर ही देने वाला है ओम्स के लॉ से। कैसे 1 ओम देगा, क्योंकि ओम्स का लॉ कहता है V=IR, तो I=V/R। ये जो V है वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज के क्रॉस में हमारा 2 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये वही वोल्टेज होता है, ये वही रेजिस्टेंस होता है जिस वोल्टेज के क्रॉस में रेजिस्टेंस लगा होता है। हम ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि एक हमें सर्किट डायग्राम ऐसा दे दिया, ये है 2 ओम का और ये भी है 2 ओम का मान लेते हैं, और इसके क्रॉस में हमने 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। अब मैं बोलूँ आपसे कि इसका करंट बताओ, तो यहाँ पर करंट =V/R जो लेंगे तो ये इसमें V तो है चलो 2 वोल्ट, लेकिन R कौन सा लेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न करने की कोई बात नहीं है, हमको R वो लेना है जो उस बैटरी के अक्रॉस में लगा हुआ है। जैसे ये बैटरी यानी कि इसके एंड में लगा हुआ है, ये इतना दूर में, तो इतना दूर का हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू लेना है। तो इसके लिए फिर पिक्चर में आता है सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट, है ना।
यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि सर्किट में बहुत सारा 2 पॉइंट के अक्रॉस में रजिस्टर लगा होगा। कोई 2 पॉइंट है, उसके अक्रॉस में डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, और उस एंड के अक्रॉस में कितना इक्विवेलेंट बनता है, पहले उस इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम करंट को निकालेंगे। बैटरी के अक्रॉस में तो ऐसा ही होने वाला है। आगे समझ में? तो चलिए हम इस पे कुछ निकालते हैं, इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने सबसे पहले समझना होगा कि रजिस्टर को हम कैसे सर्किट में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को सर्किट में अरेंज करने का 2 तरीका होता है। एक तो हो गया सीरीज, एक हो गया पैरेलल, और एक तीसरा भी हो सकता है सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। उसमें सीरीज भी आ सकता है, उसमें पैरेलल भी आ सकता है। तो उसमें मिक्स कॉम्बिनेशन को भी हम लगा सकते हैं। और 10th के लेवल पर मिक्स कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको प्योरली सीरीज सर्किट या प्योरली ये पैरेलल सर्किट नहीं आएगा, उसमें आपको मिक्स रहेगा। अब मिक्स में देखना है कि इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली सीखेंगे सीरीज, पैरेलल, और बाद में सीखेंगे मिक्स। तो सबका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि करंट और वोल्टेज जो ओम्स लॉ लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बहुत काफ़ी वैल्यू है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने में असमर्थ हैं, अगर उस हमको नहीं आता निकालने के लिए, तो फिर हम सही के क्या वोल्टेज किस ब्रांच में गिरा, या फिर क्या करंट कौन सा ब्रांच में गया, किस रेजिस्टेंस के से होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो 3 रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, लेकिन पैरेलल। तो पैरेलल सीरीज। तो सीरीज को कनेक्ट कैसे करेंगे? सीरीज को जो कनेक्ट किया जाता है लेंथ वाइज किया जाता है, यानी लगातार करते रहना। जैसे 2 पॉइंट लेंगे, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, यानी कि हम 3 लगाने वाले हैं। जैसे मैं 2 पॉइंट यहाँ से लिया, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे, इस दोनों पॉइंट से वोल्टेज कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। और इसी दोनों के बीच में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस सपोज हमने ऐसे यहाँ पर ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया, तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लगातार लगा हुआ है ना, लगातार लेंथ वाइज। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अब क्या करेंगे, हम एक वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज तो करंट देने वाला है, वोल्टेज लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट देगा। ये करंट हमको पता नहीं कितना है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जा रहे हैं इस दोनों पॉइंट के क्रॉस में। ये पॉइंट मान लेते हैं A है और ये पॉइंट B है, क्योंकि यही 2 पॉइंट के क्रॉस में R1, R2, R3 को लगातार लगाया गया। तो इसी 2 पॉइंट के क्रॉस में इक्विवेलेंट निकलने वाला है। क्योंकि मैं अगर मैं आपसे पूछूंगा सपोज तो करंट बताओ, तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट क्या होता है, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। तो V तो चलो यहाँ पर है ये वाला V, लेकिन इसमें से R कौन सा लोगे, R1 की, R2 के, R3, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग वाली बात है। अब बच्चा सोचेगा कि यार V तो हमको पता है, सपोज मैं इसमें से तो 3 R तो मैं कैसे निकालूं। तो R निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि जिस वोल्टेज से हम डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि जिस वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करने वाले हैं, तो उस वोल्टेज के अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज हमारे पास ये है V, तो इस वोल्टेज के अक्रॉस में यानी कि इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ना तो हम R1 लेंगे, ना R2 लेंगे, ना R3 लेंगे, मतलब R1, R2, R3 का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के बदले में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे तीनों के बदले में, जो वही करंट ड्रॉ करे जो तीनों मिलके कर रहा है, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या मतलब होता है, मुकाबले का। जैसे कि एक खल्ली के मुकाबले में 100 आदमी, खल्ली बड़ा ताकतवर आदमी है, WWE का क्या है, रेसलर है। तो खल्ली के मुकाबले में एक अकेला आदमी थोड़ी ना काम करेगा, यानी उसको हराने के लिए कम से कम 100 चाहिए आम आदमी। तो वही हुआ मुकाबले, यानी कि 100 आदमी इक्विवेलेंट हो गया खल्ली के, या खल्ली इक्विवेलेंट हो गया 100 आदमी का। तो इक्विवेलेंट यही होता उसके मुकाबले का, है ना। इस तीनों के मुकाबले का हम एक ऐसा रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे जो वही करंट ड्रॉ करे जो तीनों मिलके ड्रॉ कर रहा है।
या वही वोल्टेज को कंज्यूम करे जो तीनों मोल के वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, उसको कहते हैं, वही सिंगल पीस को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन क्या होगा, कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए हमने एक सर्किट बनाया है। तो मान लेते हैं हमने V वोल्टेज यहाँ पर लगाया और ये V वोल्टेज जो है ये I करंट इससे फ्लो करने लगेगा। I करंट जो जाएगा तीनों रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि सीरीज में जो क्वांटिटी फिक्स होता है वो होता है करंट, क्योंकि करंट जो निकल रहा है यहाँ जब आएगा तो इसके पास एक ही रास्ता है जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा, तो ये सीधा निकल जाएगा। यानी यही करंट R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा। तो सीरीज में एक बात तो क्लियर हुआ, सीरीज में क्या क्लियर हुआ कि इसमें जो है करंट सेम रहेगा, यानी हर रजिस्टर में करंट सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज का इसमें डिवीज़न होगा। ये अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज लेगा, ये अपने अकॉर्डिंग लेगा, ये अपने, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तो अपने अपने हिसाब से ये वोल्टेज लेता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है हर रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। उसका तो पैरेलल में ही बताएंगे, जहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा करंट डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए पढ़ रहे, ठीक है। तो आप हमको यहाँ पे बताओ कि ये I है, ये क्या है, I यहाँ से निकला, R1 से जाएगा, R2 से जाएगा। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है बेचारा, ये वोल्टेज को तीनों आदमी खाएगा। जितना यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी इसके पास है, जो भी क्वांटिटी है वोल्टेज का, इस क्वांटिटी में से पूरा क्वांटिटी, यानी कि कुछ क्वांटिटी ये खाएगा, कुछ क्वांटिटी ये खाएगा, कुछ क्वांटिटी ये खाएगा, खा के ख़त्म कर देगा। यानी इसको पूरा ख़त्म होना, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा खाएगा, जितना खाएगा तीनों मिल के खाएगा V के बराबर। मान लेते हैं कि ये खाया V1, ये खाया V2, ये खाया V3। अब V1, V2, V3 कितना होगा तो वो हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो अब वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा ओम्स लॉ से। किससे निकलेगा? ओम से। V1 होगा कितना भाई, तो V1 होगा, V1 इक्वल टू होगा, क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू यहाँ से IR, क्या होता है, IR। तो यहाँ पर देखो I कौन सा, इस रेजिस्टेंस से जो I गया है वो ये वाला I गया है, R1 है तो R1 हो गया, तो क्या हो जाएगा IR1। V2 कितना होगा, IR2। V3 कितना हो गया, IR3। ये हो गया। अब ये जो V1 है, V2 है, V3 है, वो V के बराबर है, तो V1 ही तो बटा है, V1 प्लस V2, और V3 में बटा है कि नहीं बटा है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 के वैल्यू हो गया IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। ठीक है, ये हो गया, ये वोल्टेज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीनों जो अलग अलग जो वोल्टेज खा रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब हम तीनों के बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे जो तीनों का काम अकेले कर दे, उतना ही करंट उतना ही वोल्टेज खुद ही कंज्यूम कर ले। हमको तीनों की ज़रूरत क्या है, जैसे माना कि हमको कहीं पर काम करवाना है, अगर कहीं पर हमको 10 लेबर की ज़रूरत है और 10 के बदले में कोई एक ऐसा हमको लेबर मिल गया जो 10 के बदले में वो अकेला ही काम कर रहा है, तो हम भाई 10 को लेकर क्यों गैदरिंग फैलाएं, उस अकेला को ही बोले काम करने के लिए, क्योंकि हमको जब 10 में जितना पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको अकेला ही दे देंगे, कि 10 लोगों में गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इन्वायरमेंट जहाँ पर तुम करवा रहे हो काम। तो उसके बदले में एक ही जो रहेगा, हम उसको लेबर की जो संख्या को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम एक ही से काम, गैदरिंग भी नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा करने में, अगर वो अकेला करने की कैपेबिलिटी रखता है तो सिमिलरली यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो तीनों के बदले में हम एक रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे जो वही करंट खाएगा और वही वोल्टेज को कंज्यूम करेगा अकेला, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। तो हम इसके बदले में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लगाएंगे तीनों के बदले में। अब इक्विवेलेंट क्या होगा वही हम निकालने के लिए जा रहे हैं, जो वही वोल्टेज खाएगा जो वहाँ पर लगा हुआ है, जो वही करंट खाएगा जो यहाँ लगा हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पर करंट कितना खाएगा, ये मान लेते ये VP खाएगा, क्या खाएगा, VP। अब VP किसके बराबर है, V के बराबर है, किसके बराबर है, V के बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना इसके पास वोल्टेज वो अकेला खा लेगा, तो VP इक्वल टू किसके बराबर है, V।
तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर के बराबर, क्योंकि वी पी क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से आई इंटू आर, यानी कि आई इंटू आर पी, ठीक है ना। यही वी पी के बराबर है, वी पी किसके वी के बराबर है, तो ये वी के बराबर हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो आई आर पी इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब सब में से मैं आई कॉमन लेकर के काट सकता हूँ, ये कट गया, तो आर पी इक्वल टू क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब आपसे कोई पूछेगा कि कोई आपसे पूछेगा कि मैं आपको इतना रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, अपना सबका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। जैसे माना कि कोई दे दिया आपको 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया और 5 ओम दे दिया। अब बोलेगा आपको सीरीज में लगाओ, और उस सीरीज में लगा करके उसका इक्विवेलेंट भी निकाल दो, तो इक्विवेलेंट कितना के बराबर लगाना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट जो लगाना होगा सब के सम के बराबर, क्योंकि यहाँ पर सम आया, यहाँ पर देखिए सब का सम है, सबके सम के बराबर, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज में, यानी कि सीरीज के अंदर। तो सबको जोड़ देना है 3 2 5, 5 5 10, यानी कि 10 ओम लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट इसके बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन होता है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम सीरीज में लगा हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 10, 2 3 5 5 5 10 ओम लगाएगा। ये जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया है ये ग्रेटर वैल्यू है देन, ये है ग्रेटर वैल्यू देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है ये 5 से भी बड़ा आया। तो इस बात को याद रखना पड़ता है कि इक्विवेलेंट जो सीरीज में आता है वो ग्रेटर वैल्यू होता है देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए आई थिंक इज इट क्लियर। अब हम सर चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये तो आपका सीरीज की कहानी हो गई, अब चलते हैं पैरेलल पे। अब पैरेलल में कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल में क्या होगा कि 2 पॉइंट रहेगा, यानी कि 2 पॉइंट है, एक 2 कॉमन पॉइंट है, इसी कॉमन पॉइंट के अबाउट में जितना रेजिस्टेंस लगाना है लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे, रेजिस्टेंस का सारे रेजिस्टेंस का जो एक एंड रहेगा कॉमन रहेगा और दूसरा एंड भी दूसरे का वो कॉमन रहेगा। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऐसा होता है ना, सपोज ऐसा होता है रेजिस्टेंस, मान लेते हैं, तो ये एक एंड हो गया, मैंने इतना रेजिस्टेंस आपको दे दिया लगाने के लिए कि आपको लगाना है, ठीक है, ये लगाना है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है आपको 8 ओम, इसका है 4 ओम, इसका है 2 ओम। मैं आपको बोला कि इसमें भाई इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, ये रेजिस्टेंस हमने वैल्यू दे दिया वैल्यू के साथ, इसको पैरेलल में कनेक्ट करो। आपको क्या करना है, इसको उठाना है, इस कोना को यहाँ पर रखना है, इस कोना को यहाँ पर रखना है, इसको उठाना है, इस कोना को यहाँ पर रखना है, इस कोना को यहाँ पर रखना है, यानी कि ये वाला कोना सब में ए के साथ जाएगा, ये वाला कोना बी के साथ जाएगा, यानी कि ये वाला कॉमन रहेगा ए के साथ, ये वाला कॉमन रहेगा बी के साथ। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैं यहाँ पर लगा दिया, हमने इसको 8 को पहले लगा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने फिर इसको यही कोना के साथ लगाया ऐसे। तो ऐसा करो, सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं कितना 8, ये डाल देते हैं 4, क्योंकि पहले 8 है उसके बाद 4, इस वाले का ये वाला एंड इधर लगाएंगे ऐसे, है ना, 2 ओम। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि हर रेजिस्टेंस का एक कोना जो कॉमन है वो एक पॉइंट के साथ होगा और दूसरा जो एंड है जो कॉमन है वो दूसरे पॉइंट के साथ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ था। अब हम इसको जनरलाइज स्टेटमेंट के साथ इसको हम डिराइव करेंगे, जनरलाइज स्टेटमेंट डालेंगे, है ना। हमने यहाँ पर वैल्यू डाल के किया है, तो इस तरह से लगता है ना। तो इसको मैं R1 R2 R3 मान लेता हूँ, है ना। अभी जनरल स्टेटमेंट के साथ मैं बात करूँगा। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब क्या करेंगे, एक वोल्टेज लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के क्रॉस में लगाया जाता है ना। क्योंकि जब वायर निकल के आता है कहीं पे, तो एक क्या होता है, फेज वाला होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना।
तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं इसे 2 पॉइंट के क्रॉस में हम क्या करेंगे, वोल्टेज लगा देंगे, जिसका वोल्टेज है V। अब ये क्या करेगा, सर्किट पूरी तरह से क्लोज है, कहीं से सर्किट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो ये क्या करेगा, करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा। करंट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पर इसको 3 ब्रांच मिलेगा। ये सोचेगा भाई इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, लेकिन तीनों में इसको जाना है। तो मान लेते हैं कि करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें जाएगा 1 I1, इसमें जाएगा I2। अब कितना I1 I2 होगा हम सब निकालते हैं, इसमें जाएगा I3। तो हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात कॉमन होता है, क्योंकि जितने रेजिस्टेंस है सबका जो एक एंड कॉमन है, फिर दूसरा एंड भी इधर कॉमन है ना। दोनों जो है ये एक इस रेजिस्टेंस का इधर है, इसलिए है ना सबका कॉमन है, इधर वाला इधर कॉमन है। तो इस तरह से लगा रहता है। इसमें क्या कॉमन है, अब बैटरी का भी देखिए, बैटरी का ये टर्मिनल इसके साथ, ये टर्मिनल इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 का जो वोल्टेज है वो भी V है, R2 का भी V है और R3 का V है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज इस R1 के एंड के साथ भी है, इस R2 के साथ भी है, ये इस R3 के साथ भी है। तो वोल्टेज क्या है, सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट को क्या करेंगे, करंट को निकालेंगे। तो ये जो वोल्टेज है ये I करंट डिलीवर किया यहाँ से, तो इसको यहाँ पर ब्रांच के बाद I1 I2 I3 में जाएगा। अब I1 I2 कितना, तो ओम्स लॉ से निकालेंगे उसका वैल्यू, क्योंकि ओम्स लॉ से ये वैल्यू I1 I2 तभी निकलेगा जब हमको वोल्टेज पता हो और उस वोल्टेज के क्रॉस में रेजिस्टेंस पता हो। तो I1 यहाँ से कितना आएगा, I1 बताओ, या I1 यहाँ से कितना आएगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो V कितना है, ये V के बराबर है। अब V के क्रॉस में ये वाला I1 इस वाले रेजिस्टेंस से पास किया है, तो V/R1। I2 क्या हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज V ही है, इसका हो जाएगा R2। I3 V/R3। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो I है यही I बटा है I1 में प्लस I2, कुछ उस दूसरे वाला में गया, कुछ तीसरे वाला में गया। ठीक है ना, यही I जो है इसमें भी गया है, इसमें भी गया, इसमें भी गया, यानी कि यही I बटा है, तो यही तीनों के सम के बराबर होगा। I1 का वैल्यू हमने निकाला है ओम्स लॉ से, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ये हो गया I। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों के बदले में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लगा हुआ है 3 रेजिस्टेंस, इसके बदले में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये जो तीनों अलग अलग करंट ले रहा है वो अकेला ही ले ले, तो वो जाएगा पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे RP, यही वोल्टेज रहेगा V, ये करंट जाएगा I। तो यहाँ पर जो I का वैल्यू होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, V/RP, क्योंकि V/R होता है V के क्रॉस में RP, यानी इक्विवेलेंट हमने लगा दिया है। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो V/RP इक्वल टू हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ से बन जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये रेसिप्रोकल है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाता है। अब सपोज मैं आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर दे दिया, मान लेते हैं मैं यहाँ पर मान लेते कुछ वैल्यू दे दिया, इसको हटा देता है फिलहाल क्योंकि इसका डेरिवेशन हो चुका है। हमने क्या दिया था, 8 ओम दिया था, इसमें दिया था 4 ओम, इसमें दिया था 2 ओम। हम बोल रहे कि इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस में इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, यानी कि हम तीनों के बदले में क्या ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं जो अकेला तीनों का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बस इक्विवेलेंट निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगा देंगे इक्विवेलेंट के लिए, है ना। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/RP, यानी 1/RP यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। R1 की जगह होगा 8 है, तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4, कितना हो जाएगा आपका 4 3 7, 7/8। ये 1/RP निकला था। RP क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, RP = 8/7।
इतना ओम हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि हम जो RP लगाएंगे तीनों के बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 8/7 के बराबर होगा, जो तीनों के बदले में अकेला ही काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आता है इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो लेसर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टिंग द सीरीज। वो वैल्यू कम होता है उस वैल्यू से भी जो इंडिविजुअली इसमें कम वैल्यू, जैसे माना कि इसका सबसे कम वैल्यू क्या है 2 है, ये 2 से भी छोटा है। 8/7 जो 1 पॉइंट समथिंग आता है जो 2 से भी छोटा है। लेकिन सीरीज में क्या होता था, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सीरीज में क्या होता था, बड़ा होता था उसके सबसे बड़े वैल्यू से भी। यहाँ पर क्या है, छोटा है उसके सबसे छोटे वैल्यू से। छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 से भी छोटा है। तो इक्विवेलेंट का केस ऐसा होता है, यानी कि हमको कम से कम रेजिस्टेंस में काम चल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद हम कुछ सर्किट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट का बहुत ज़्यादा रोल है एग्जाम में, है ना। इक्विवेलेंट आपको निकालने के लिए आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये आपका डेरिवेशन था कि कैसे कैसे हुआ। अब चलो मैं आपको कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन बताता हूँ। सीरीज पैरेलल तो हो गया, अब इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, जो हमने पैरेलल सीरीज में पढ़ा उसी को हम क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, हमने 2 रेजिस्टेंस हमने लगा दिया R2 और R3, सॉरी R2 और R3, ठीक है, ऐसा लगा दिया। अब मैं बोला कि इस दोनों पॉइंट के क्रॉस में आप निकालो इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आपको A से लेकर के B तक चलना है। आपको जो जो रास्ता मिलेगा, जैसे ये आपका A के साथ सीरीज में लगातार आ गया तो एक सीरीज में हो गया। ये दोनों जो है पैरेलल में, किसके हैं, किस में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में हो गया। तो आपका इक्विवेलेंट निकल गया। क्या निकल गया, इक्विवेलेंट RP, यानी सॉरी RP निकल गया। तो इसको जोड़ना है, लेकिन इसका पहले पैरेलल का जो है इक्विवेलेंट वो निकालना पड़ेगा। तो 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल करके तब इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे, इसका जो इक्विवेलेंट निकालोगे, मान लेते हैं RP डैश, कैसे निकालोगे, 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा R2 R3, ये हो जाएगा R3 प्लस R2, ये 1/RP डैश के बराबर है। अब इसका आप रेसिप्रोकल लोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो RP डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 R3 बट्टा R2 प्लस R3। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद उसमें R1 को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने 6 ओम को डाला और यहाँ पर हमने 3 ओम को डाल दिया। और उसके बाद आपको बोला कि इक्विवेलेंट बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए 1 तो आपका हो गया, आपको क्या हो गया सीरीज में, और ये हो गया 6 और 3 क्या हो गया पैरेलल में। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आया है और फिर दोनों का सम आया। तो इसका क्या हो जाएगा 6 × 3 अब प्लस 6 प्लस 3, 3 के 18 9, कितना हो जाएगा 2, यानी इसका जो इक्विवेलेंट आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2। अब 2 को क्या करेंगे 1 में ऐड कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या निकलेगा, यानी कि 1 + 2 = 3 ओम। तो इस तरह से मिक्स जो हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह से वर्क करता है, ठीक है, इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया मिक्स कॉम्बिनेशन। और भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन 10th के लेवल उतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो उसको ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन 12 क्लास में है, तो उसका सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ 12 क्लास का इन आफ्टर फ्यू डेज। तो वो 12 के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए, आप लोग के काफ़ी थोड़ा सिंपल सर्किट है, उसी को प्रैक्टिस करना, उसी को समझने की कोशिश करना है ना। बस अपने हाथ से सबसे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, मैं कितना भी समझा दूँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि तुम कदम ना बढ़ाओ अपनी तरफ। जब तक तुम नहीं कदम बढ़ाओगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो इसको अपने खुद से करना बहुत ज़रूरी है, खुद से समझो, खुद से हर सर्किट के कॉम्बिनेशन को पढ़ो, उसको देखो, सीरीज पैरेलल करो खुद से। जब तक गलतियाँ नहीं होगी तब तो उसको रेक्टिफिकेशन करना मुश्किल है। तो गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी, गलती करने से डरो मत, क्योंकि सक्सेस का जो फर्स्ट स्टेप है तो मिस्टेक होता है। मिस्टेक जिसने नहीं किया तो फिर उसको कहाँ सक्सेस मिलेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा लाइफ में। क्योंकि गलती करने से एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गलती हम पहले कर रहे होते वो गलती हम दोबारा नहीं कर पाते, तो ये इसका फ़ायदा होता है। इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज पता लगाने के लिए बोल रहा है और करंट पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इसमें कुछ नहीं दिया, यहाँ पर का वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक क्लू इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर का वोल्टेज दिया हुआ है।
तो यहाँ पर का वोल्टेज दिया हुआ, तो करंट निकालने के लिए यहाँ जिसके क्रॉस में दिया हुआ है उसी के रेजिस्टेंस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे करंट निकालने के लिए। तो बताइए इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, इस रेजिस्टेंस से। तो इस रेजिस्टेंस से करंट पास कराने के लिए मान लेते हैं I4 है, यानी 4 के थ्रू करंट कितना जाएगा, तो V/R। इसका V कितना है, 8 वोल्ट है, इसका R कितना है, 4 है, यानी कि 2 एम्पियर करंट इससे पास करेगा। 2 एम्पियर पास करेगा तो इससे भी 2 ही पास करेगा। क्यों भाई, ये सीरीज़ में है। किस में है, सीरीज़ में है। तो सीरीज में अगर इससे 2 पास करे, इससे भी तो 2 पास करके ही आया होगा, तब नहीं इसमें गया होगा। तो इससे होकर के भी 2 जाएगा। तब इसका वोल्टेज क्या होगा, तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए हमको इसका वोल्टेज निकालने क्या करना है, V = I/R। तो ये I जो है, ये वाला I, ये वो I है जो इस बैटरी ने इसको दिया होगा, और ये वो R है, वो ये R है जो इस बैटरी के क्रॉस में लगा हुआ है। इस बैटरी के क्रॉस में 2 लगा हुआ है, लेकिन हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। यानी इस बैटरी के क्रॉस में इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो अब हमको पता चल चुका है इसका वो करंट हमको निकल के आया कितना, 2 एम्पियर, क्योंकि यही करंट इससे भी गया, इससे तो 2 एम्पियर हो गया। तो 2 × 7 कितना हो गया, 14 वोल्ट। मतलब यहाँ पर आपको 14 वोल्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल खोल के शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।